उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन का पीईटी 2021 का क्वेश्चंस पेपर हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। शिफ्ट 1 का यह क्वेश्चन पेपर है, सीरीज डी है। 2 घंटे का समय दिया गया था। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के थे, 1/4 निगेटिव के साथ, यानी कि हर एक गलत पर 1/4 अंक काट लिया जाएगा। एग्जामिनेशन डेट 24 अगस्त 2021 को था। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक जो है गद्यांश पर बेस्ड है। जब हम इस गद्यांश को पढ़ेंगे कि विज्ञान आज के मानव जीवन का अविभाज्य एवं घनिष्ठ अंग बन गया है। मानव जीवन का कोई भी क्षेत्र विज्ञान के अश्रुतपूर्व आविष्कारों से अछूता नहीं रहा है। इसी से आधुनिक युग विज्ञान का युग कहलाता है। उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है आंसर, हस्ता मलक शब्द से अभिप्रेत है, पास में रखे आंवले की तरह। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, वैज्ञानिक चिंतन पद बंध से आशय है, स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई क्योंकि इसके बल से मनुष्य प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। जैसे यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, इस चीज को हम लोग देखकर लगा सकते हैं कि वस्तुतः विज्ञान अद्यतन मानव की सबसे बड़ी शक्ति बन गया है। इसके बल से मनुष्य प्रकृति और प्राणी जगत का शिरोमणि बन सकता है। विज्ञान के अनुग्रह से वह सभी प्रकार की सुविधाओं और संपदाओं का स्वामित्व प्राप्त कर चुका है। तो ये अपना रहा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारणा से, संतुलित अनुचिंतन से नहीं। या प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा है, मान लीजिए कि कोई सांस्कृतिक परंपरा है और प्राचीन है, तो उससे हमें क्या दिक्कत है, हम तो उसको अपनाते भी हैं। या फिर पुरानी शिष्ट औपचारिकता है, जैसे कोई शिष्ट औपचारिकता, जैसे कि बड़े के आगे हाथ जोड़ना, यह एक शिष्ट औपचारिकता है और ये पुराने ज़माने से चली आ रही है, तो इससे हमें थोड़े ही कोई प्रॉब्लम है। लेकिन वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य को सबसे बड़ा जो काम किया है वो किया है कि उसके भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारण से उसे मुक्ति मिल गई है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो हो जाएगा, विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है यातायात एवं संचार साधनों का विकास हुआ, जिससे कि हम लोग एक दूसरे के कनेक्ट में आ सकें। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक जो है वो ग्राफ से रिलेटेड है। देखिए, ग्राफ में दिया हुआ है कि एक परीक्षा में 7 जो छात्र हैं, इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात उनका दिया गया हुआ है। जैसे एक्स एक्सिस पर छात्र दिए गए हैं, छात्र 1, छात्र 2, 3, 4, 5, 6, 7 करके, और वाई एक्सिस पर इनका अनुपात दिया है। और ये जो अनुपात है हिस्ट्री बाई जियोग्राफी है, अर्थात जिसका रेशियो 1 से ज़्यादा है उस स्टूडेंट को हिस्ट्री में ज़्यादा मार्क्स मिले हैं, और जिस स्टूडेंट का रेशियो 1 से कम है इसका मतलब है कि उसको हिस्ट्री में कम मार्क्स मिले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर है। तो बहुत सिंपल सा है, सबसे ज़्यादा 1.55 है और सबसे कम 0.35 है। तो 1.55 माइनस 0.35 करेंगे तो 1.2 आ जाएगा। छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले हैं, उसके इतिहास में कितने अंक थे? बिल्कुल ये क्लियर हो गया है। देखते हैं कि छात्र 4 को 1.25 मिले हैं, अर्थात कि इसको हिस्ट्री में ज़्यादा मार्क्स मिले हैं। हिस्ट्री में इसको क्या मिले हैं? ज़्यादा मार्क्स मिले हैं, क्योंकि इसका रेशियो जो है 1 से ज़्यादा है, 1.25 है। इसको निकालने का तरीका है कि 125 कर लेंगे 1.25 को और डिवाइड 100 कर देंगे। तो 125 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कट भी जाएगा, 5/4 आ जाएगा। अर्थात कि 4 का मतलब है 60, 4 का मतलब है 60, तो 5 का मतलब कितना हो जाएगा? 75, यानी कि 15 चौके 60 और 15 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75। तो इसका आंसर 7 का ए हो जाएगा, 75। उसी तरह से कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं? अर्थात कि जिनका रेशियो 1 से ज़्यादा दिख रहा, 1.25, एक का दिख रहा, एक का 1.4 दिख रहा, एक का 1.55 दिख रहा, तो ऑप्शन 3 हो जाएंगे। 3 छात्र को इतिहास में ज़्यादा मार्क्स मिले हैं। और निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं? तो कम अंक इतिहास में किनको मिलेगा? जिनका 1 से कम रेशियो है। जैसे छात्र 1 का
0.65 है, छात्र 2 का 0.85 है, छात्र 3 का 0.35 है और छात्र 6 का 0.95 है। तो इस तरह से 1 2 3 6 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में भूगोल के छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़ता है, तो इसका नहीं निकाल सकते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 से 12 में यह बार डायग्राम दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी 2018-19 हो जाएगा। डायरेक्ट देखेंगे तो 2012 का जो क्वेश्चन है ऑप्शन सी 3/4 हो जाएगा और कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था 2016-17 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन डी 22.2 हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 15 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था तो 62.5 मैट्रिक टन था। सबको जोड़ के और 8 से डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा ऑप्शन डी। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16 से 20 में जो है ये भी एक तरह से टेबल दिया हुआ है, तो हमें क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए 2019 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए 2018 हो जाएगा कि किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है, तो 2018 में। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी 19.05 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन डी करेक्ट डी होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा कि किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि करता है, तो सेल्समैन डी का, अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 और 25 भी इस टेबल पर बेस्ड है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है, जैसे 5 मंथ दिए हैं ना, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो इनके सारे मंथ्स का जोड़ लेना है। 25 + 22 + 30 + 35 करके लिख लीजिए, जैसे कि मैंने जून का लिखा है 28 + 18 + 45 + 42 = 133 और उसी तरह से अगस्त को जोड़ा है तो 180 आए। उसी तरह से ब्रोकर वाले जो हैं एंजल का जैसे 25 28 35 65 और 55 जो है इसको जोड़ लीजिए और शेर खान को भी जोड़ लीजिए, जेरोधा को भी जोड़ लीजिए और ट्रेडबुल को भी जोड़ लीजिए। ये काम आएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। जैसे पहला क्वेश्चन था कि किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है, तो ट्रेडबुल की है। कैसे ये निकलेगा, क्योंकि ट्रेडबुल की 35 + 42 + 45 + 50 + 60 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो आ जाएगा हमारा, और इसी तरह से सबको देखकर तुलना कर लेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन बी 57.82 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है, तो सितंबर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन डी 35.3% आएगा और क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन सी 1.05 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 26 चरक संहिता संबंधित है चिकित्सा से। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम है। शेरशाह सूरी 1540 से 1545 के बीच में थे, अकबर 1556 से 1605 तक, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक 20 साल रहता है ये शासक, और इल्तुतमिश जो है यह 1211 से लेके 1236 तक रहता है। तो सबसे पहले इल्तुतमिश, फिर अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह और उसके बाद लास्ट में अकबर, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 4 3 1 2। निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? शिवाजी के समकालीन पूछे जा रहे हैं, तो सबसे पहले शिवाजी को देखना होगा। कहीं कहीं आपको दिखेगा कि शिवाजी का जो जन्म था 1627 दिया हुआ है, कहीं कहीं दिखेगा कि शिवाजी का जन्म 1630 दिया हुआ है, लेकिन उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1680 में हुई थी। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ये जो टाइटल है, ये कोरोनेशन जो है यानी कि राज्य अभिषेक है, शिवाजी का जो राज्य अभिषेक हुआ था वो 6 जून 1674 में हुआ था रायगढ़ में। तब से वो छत्रपति शिवाजी महाराज कहलाने लगे। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं। नामदेव दिए हुए हैं, तो नामदेव का जो जन्म था वह 1270 में हुआ था और शिवाजी तो 1600 में है, तो कोई रिलेशन ही नहीं है नामदेव और शिवाजी में, क्योंकि नामदेव तो बहुत पहले आए थे। तुकाराम का जो डेथ है ये पता है 1650 में हुआ था, और हम देख रहे हैं कि 1630 में शिवाजी का जन्म हुआ था। तो तुकाराम जो है शिवाजी के कॉन्टेम्प्रोरी हो जाएंगे, यानी कि समकालीन। शंकराचार्य उनसे पहले थे, चैतन्य भी शिवाजी से कुछ साल पहले थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स,
जो कि वारेन हेस्टिंग जो है बंगाल का गवर्नर जनरल तब बना था जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था। तो 1773 से 1763 जो है 73, वहाँ से स्टार्ट होता है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स का काल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 30, इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट लोग इस पे कमेंट किए थे कि औरंगजेब कैसे होगा। तो देखिए इसमें पूछा गया है कि नहीं सुमिलित है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, अर्थात कि जो 3 जोड़े हैं वो सही हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रोफेट मोहम्मद साहब के बारे में। प्रोफेट मोहम्मद साहब का जो जन्म है इस्लाम के अकॉर्डिंग 570 AD माना जाता है। मैंने यहाँ पे 4 ईयर लिखे हैं, 570, 510, 622 और 632। मोहम्मद साहब से रिलेटेड ये 4 साल काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। मुझे 510 के बारे में याद नहीं आ रहा था, तो जो लोग इस्लाम को जानते हैं वो लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं कि 510 किस लिए फेमस है। 570 में उनका जन्म होता है। दूसरा जो उनके लाइफ में जो सबसे बड़ा टाइम आता है 622 AD। एक टाउन है जिसका नाम है यात्रिब, जिसे आज हम मदीना कहते हैं, और मदीना का मतलब होता है सिटी ऑफ प्रॉफिट, यानी कि मोहम्मद साहब का जो शहर है वह मदीना है। तो मदीना में कुछ गड़बड़ होती है, कुछ लोग इनका विरोध करते हैं, तो मोहम्मद साहब क्या करते हैं कि मदीना को छोड़कर मक्का के तरफ जाते हैं 1622 में, जिसे इस्लाम में हिजराह कहा जाता है। और हिजराह का मतलब ही होता है बर्थ ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। जो आज का मुस्लिम समाज है ना, उसका जन्म इस्लाम के अकॉर्डिंग 622 AD माना जाता है। और ये भी ध्यान में रखना होगा कि इस्लाम जो है बहुत पहले से है। मोहम्मद साहब ने तो उसको एक कम्युनिटी के तौर पे रख दिया जो आज का मुसलमान हमें दिखता है, लेकिन उससे पहले भी थे बहुत सारे। और इसी हिजराह को उमा भी कहते हैं, UMMA। तो अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि 622 AD ही है जो कि बिगनिंग ऑफ इस्लामिक ईरा मानी जाती है। और हमने और सारा देख लिया। तो ऑप्शन ए में जो कहा गया है कि AD 622, यानी कि मुस्लिम युग की शुरुआत, 100% सही है। और जो लास्ट जो आता है ईयर 632 AD, यहाँ पर मोहम्मद साहब की डेथ हो जाती है। अर्थात कि इस्लाम के अकॉर्डिंग मोहम्मद साहब का जो जन्म है वो 570 है और उनकी जो मृत्यु है 632 AD है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है BC 261 कलिंगा युद्ध, यस 261 BC में ही हुआ था। और शक संवत की शुरुआत जो है AD 78 में हुई थी। तो बचा क्या? ऑप्शन सी ना, जिसमें AD 1709 लिखा है। औरंगजेब की मृत्यु 1709 में नहीं 1717 में हुई थी, और इसी गलत को हमें निकालना था। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। AD 709 डेथ ऑफ औरंगजेब सही नहीं है। डेथ ऑफ औरंगजेब जो है 1707 है। इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्डमैन के नाम से जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को। सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी? तो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 33, करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट के समय 1942 में। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न का मिलान करें। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन रॉय के द्वारा होती है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा होती है। और 10 अप्रैल 1875 में आर्य समाज की स्थापना बॉम्बे में होती है, ये दयानंद सरस्वती के द्वारा होती है। और सत्य शोधक समाज की जो स्थापना है ज्योतिराव फुल्ले के द्वारा होती है। और ये जो है सत्य शोधक समाज जो स्थापना होती है ज्योतिबा फुल्ले या ज्योतिराव फुल्ले इनको कहते हैं, ये पुणे में करते हैं 24 सितंबर 1863, यानी कि 1873 को होती है यह। और ब्रह्म समाज कलकत्ता में ही होती है। रामकृष्ण मिशन भी कलकत्ता में स्थापित होती है, और बॉम्बे में आर्य समाज और सत्य शोधक समाज पुणे में। इस तरह से जब हम मैच करवाएंगे
तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 35, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि जो खेतड़ी माइंस है वो कॉपर के लिए काफ़ी फेमस है, कई बार क्वेश्चन आता है। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। देखिए इसको समझते हैं हम लोग। 1938 में जो पहली बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस आईएनसी के प्रेसिडेंट बनते हैं, वो बनते हैं क्या नाम है उसका, हरिपुरा है वो, हरिपुरा 1938 में होते हैं। और हरिपुरा जो है सूरत के पास जगह है, यानी कि गुजरात में हरिपुरा। तो उस समय तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जब 1939 आता है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जब प्रेसिडेंट बनाया जाता है तो गांधी जी भी अपना एक कैंडिडेट खड़ा किए थे जिसका नाम था पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया हार जाते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1939 वाला भी इलेक्शन आईएनसी का जीत जाते हैं, प्रेसिडेंट का आईएनसी का जीत गए। और ये जो हुआ था 1939 वाला, ये हुआ था त्रिपुरी में। त्रिपुरी जो है आज जबलपुर में है, जबलपुर के पास है, यानी कि मध्य प्रदेश में है। हमने देखा हरिपुरा 1938 में होता है, वो गुजरात में है। और त्रिपुरी 1939 में होता है, जो जबलपुर मध्य प्रदेश के पास है। वहाँ पर भी सुभाष चंद्र बोस दोनों में जीत जाते हैं, लेकिन गांधी जी के बीच में, या गांधी जी के जो सपोर्टर थे, अब उनसे बात नहीं बन रही है सुभाष चंद्र बोस की, तो बस इनके पास एक ही अब बच जाता है ऑप्शन कि भाई हम रिज़ाइन दे देते हैं। और जब रिज़ाइन दे देते हैं तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया जाता है, बनाया जाता है प्रेसिडेंट। पट्टाभी सीतारमैया तो इनके अपोजिट में खड़ा ही हुए थे, तो उनको कैसे बनाया जा सकता है, वो तो हार चुके हैं ना। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही आंसर होंगे। इसी तरह का एक और घटना हुआ था 1922 गया सेशन ऑफ आईएनसी। उस समय क्या है कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, 1922 का जो सेशन हुआ था आईएनसी का, उसमें चित्तरंजन दास को प्रेसिडेंट बनाया गया था। चित्तरंजन दास चाहते थे कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करें, लेकिन गांधी जी और इनके जो माइंडसेट के लोग थे वो कहते थे कि नहीं, हमें इलेक्शन से अलग रहना चाहिए। तो फिर वो अलग हो गए, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, और उन्होंने एक अपना नया पार्टी बनाया था, स्वराज पार्टी। उसी तरह से जब सुभाष चंद्र बोस 1939 में कांग्रेस से अलग होते हैं तो अपना एक नया पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 से रिलेटेड ये सारे इन्फॉर्मेशन थे, इसको थोड़ा सा कंक्लूड कर लेते हैं। 1938 में जब इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का आईएनसी का, वो होता है हरिपुरा में, हरिपुरा गुजरात में है। 1939 में त्रिपुरी में आईएनसी का जो सेशन है वो हेल्ड होता है, जिसके प्रेसिडेंट नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही चुने जाते हैं। त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश में है, लेकिन गांधी जी के विचारों और उनके लोगों से मतभेद के चलते नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है वो रिजिग्नेशन दे देते हैं। तो फिर उनके जगह पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया जाता है आईएनसी का, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और 1939 में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपना एक अलग पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, सलाल पन बिजली, यह चिनाब रिवर पर है। वसंत विषुवत होता है 21 मार्च को। वर्नल इक्विनॉक्स नहीं पता था, लेकिन वसंत ऋतु कब आती है, इससे भी हम लोग लगा सकते हैं, मार्च में ही तो वसंत ऋतु आती है। क्वेश्चन नंबर 38, उत्तराखंड के एक काफ़ी फेमस सिंगर हैं नरेंद्र सिंह नेगी। कुछ साल पहले तक तो हम लोग सब एक ही साथ थे ना, उत्तराखंड वाले भी साथ थे, उत्तर प्रदेश वाले भी साथ थे। लेकिन आज इमेजिन करके देखिए कि आज जो उत्तर प्रदेश का एक जो चीफ मिनिस्टर है, यानी कि जो सबसे बड़े हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर, वो भी एक पहाड़ी ही हैं, यानी कि वो गढ़वाल से ही आए हुए हैं। तो गढ़वाली सॉन्ग है एक कि बसंत ऋतु माँ जय बे, मतलब कि बसंत ऋतु अब हमारे उत्तराखंड में आ गया है। नरेंद्र सिंह नेगी इस तरह के सॉन्ग गाते हैं, काफ़ी फेमस सिंगर हैं, तो हमें उनकी सॉन्ग भी कभी कभी सुन लेनी चाहिए, जिससे कि हम लोगों में, मतलब कि अलग होने से ऐसा थोड़े है कि उत्तराखंड और यूपी अलग हो गए हैं,
सब तो साथ ही में थे हम लोग। तो यहाँ से हम लोग बस इसमें मैं ये बताना चाहता था कि क्वेश्चन नंबर 38 का 21 मार्च होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आसाम में है। वन हॉर्न रैनो के लिए जाना जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क। और काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क, ये दो नेशनल पार्क हैं असम के, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट के में इंक्लूड हैं नेचुरल साइट के तौर पर। क्वेश्चन नंबर 40, हिमालय नदी तंत्र में गंगा और ब्रह्मपुत्र हो जाएंगी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। बैंक दर का अर्थ होता है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। केंद्रीय बैंक का मतलब हो गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 42, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर होगा? बढ़ जाएगी। इफ आरबीआई रिड्यूस द कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि CRR जो है जब वो घटाएगी तो वो क्या होगा? क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? पूंजीवादी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक कहते हैं, जो कि अमेरिका में कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक है। हमारा जो इंडिया का इकोनॉमी है वो मिश्रित इकोनॉमी है, जो कि कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, ये सब पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 44, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? आरबीआई के गवर्नर के द्वारा होता है। 1 रुपये के नोट को छोड़कर जितने सारे नोट हैं सब पर आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। FEMA का फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, was introduced in the year 1999 to replace an earlier act, FERA, Foreign Exchange Regulation Act। तो FEM का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन डी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो स्टेट लिस्ट में है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत है? तो राज्य के नीति निदेशक तत्व के में है। आर्टिकल 40 में लिखा गया है पंचायती राज व्यवस्था। और हम लोग जानते हैं कि DPSP यानी कि राज्य नीति के निदेशक तत्व आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 के बीच में माने जाते हैं। जो फंडामेंटल राइट्स के जो आर्टिकल हैं वो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हैं और आर्टिकल 36 से 51 तक DPSP है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स भी लिख सकते हैं। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है अनुच्छेद 21A से, आर्टिकल 21A। और जो राइट टू एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था और यह इन्फोर्स्ड हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। और हमने एक आर्टिकल नया जोड़ दिया, आर्टिकल 21A। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से किसने संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव रखे थे? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित के बारे में कहा गया है? तो अनुच्छेद 29। आर्टिकल 29 ये कहता है कि प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज बाय मेकिंग अ प्रोविजन दैट एनी सिटीजन सेक्शन ऑफ सिटीजन्स हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। आर्टिकल 29 मैंडेट्स दैट नो डिस्क्रिमिनेशन वुड बी डन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे आर्टिकल 29। क्वेश्चन नंबर 52, संतरा खट्टा होता है तो खट्टा चीज़ किस में होते हैं? विटामिन सी में होती है। और यही चीज़ पूछा गया था कि संतरे में कौन विटामिन जो है वो कौन सा होता है, तो कौन सा अम्ल होता है? इस तरह का था शिफ्ट 2 में। तो सिट्रिक एसिड जो है वो खट्टे पदार्थों में होती है, तो विटामिन सी हो जाएगा। जब हम क्वेश्चन नंबर 53 को सॉल्व करेंगे तो हमारा 324 यानी कि 324 आ जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? एक वर्ष में निरावत में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन अ वैक्यूम ड्यूरिंग 1 ईयर। और प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी मापन की इकाई है। जैसे कि दूरी मापते हैं मीटर, किलोमीटर, तो प्रकाश वर्ष भी यही है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2।
क्वेश्चन नंबर 56, 18 कैरेट सोने में खरे सोने की प्रतिशत है 75%, क्योंकि 24 कैरेट का मतलब होता है 100%, तो 18 कैरेट का मतलब 75% हो जाएगा। CaClO2 जो है यह कैल्शियम, इसका IUPAC ID नाम है, इसका जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है CaOCl2। क्वेश्चन नंबर 57, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। सबसे पहले क्या करना है कि 18 गुना 5, ये 18.5 गुना 4 करना है, यह आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है कि 18.5 में 20% बढ़ाएंगे तो 22.2 आ रहा था, मैंने इसको सॉल्व किया था। इसमें ऑप्शन सी 37 वर्ष हो जाएगा इसका सही आंसर। जब क्वेश्चन नंबर 58 को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन सी 1000 आंसर आएगा, और क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन डी 4 माइनस √5 आएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई है, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका 16% जो है ना आय घट जाएगी, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है थोड़े में बहुत कहना, और दर्प का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह होता है घमंड, अहंकार, अभिमान। तो अभी जस्ट देखेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 64 में दर्प के बारे में पूछा गया है, दर्प का पर्यायवाची अहंकार होगा। एकल का विलोम बहुल, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इसमें महत्वाकांक्षा महत्वाकांक्षा नहीं होता है, महत्वाकांक्षा होता है। वैसे इसको मैं पिन कर दूंगा महत्वाकांक्षा वाला, मेरे ख्याल से ऑप्शन सी और डी नहीं होगा, महत्वा नहीं होगा, महत्वाकांक्षा होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा शुद्ध वर्तनी में। क्वेश्चन नंबर 65, मन को हरने वाला मनोहर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 66 से 68 पैसेज पर बेस्ड है। पैसेज कुछ इस तरह से है, नेहरू वाज अ मैनी साइडेड पर्सनालिटी, ही इंजॉयड रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स एज मच एज ही इंजॉयड फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल इबल्स और रेजिस्टिंग टेरेंसी। जब क्वेश्चंस देखेंगे तो अभी जस्ट समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है कि पंडित नेहरू इंजॉयड, ये सब करने में थे। ऑप्शन सी को ऑप्शन डी बना के रखना चाहिए था, क्योंकि ऊपर वाला जो भी होता उनको रेसिडिंग टेरेंसी भी चाहिए था, रीडिंग एंड राइटिंग बुक भी करते थे और फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल इबल भी करते थे। पहले ही लाइन में हम लोगों ने ये देखा यहाँ पर कि नेहरू वाज अ मैनी साइडेड पर्सनालिटी, यानी कि वो मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी थे। ही इंजॉयड रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स एज मच एज ही इंजॉयड फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल इबल्स और रेसिस्टिंग टेरेंसी, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 67 का। 66 मैनी साइडेड पर्सनालिटी का मतलब हुआ अ पर्सन हैविंग वेरियड इंटरेस्ट, मतलब उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, जैसे कि पंडित नेहरू को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, उनको रीडिंग राइटिंग बुक भी अच्छा लगता था, पॉलिटिकल फाइटर भी थे वो। क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स पंडित नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू? तो साइंस एंड ह्यूमनिज्म को ये इक्वली इंपॉर्टेंस देते हैं। सिनोनिम्स फेमस का पॉपुलर हो जाएगा, और ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम्स जो है ओपेक हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। पक्षी विज्ञानी पक्षी को स्टडी करता है, तो उसी तरह से नृविज्ञानी जो है मानव को स्टडी करता है। ऑर्निथोलॉजिस्ट जो है बर्ड को स्टडी करते हैं, जिसमें कि हमारे इंडिया के काफ़ी फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं सलीम अली, वो बर्ड को स्टडी करते थे। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं वो मैनकाइंड को स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, 25 अगस्त को क्या है कि गुरुवार है, तो 25, 26, 27, 28, 29 को सोमवार पड़ेगा। तो अब सोमवार से पीछे जब बैक जाएंगे तो 1 अगस्त का जो दिन है, यानी कि 1 अगस्त, वो सोमवार से स्टार्ट होता है। इस तरह से 1 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक, जो कि 29 अगस्त भी सोमवार का दिन है और 1 अगस्त भी सोमवार का दिन है, इस तरह से उस महीने में 5 सोमवार हो जाएंगे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। उस शब्द का चयन कीजिए जो अलग है।
दही, मक्खन और पनीर जो है दूध से बने हैं, तेल अलग है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको देख लीजिए, काफ़ी आसान है। क्वेश्चन नंबर 75 बुआ यानी कि आंट जो हैं वो आएंगी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 का। क्वेश्चन नंबर 76 संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश बना था घाना। क्वेश्चन नंबर 77 निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? पटना। 6 शहर में हुआ है, इसका लिस्ट आप देख लीजिएगा। करेंट अफेयर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 10 करेंट अफेयर जो दिए हैं ना आगामी परीक्षाओं के लिए इतने इंपॉर्टेंट्स है कि इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं वो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हो, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हो, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन हो, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन हो, राजस्थान हो या बीपीएससी हो, उनमें इसी तरह के करेंट अफेयर पूछे जाएंगे। तो ये जो करेंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 78 कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड बनी है? तो रिलायंस जियो। बोल्ड दैट मीन्स बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड इन ड्रॉट, राजस्थान में यह स्टार्ट किया गया है परियोजना। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISE शुरू किया गया है? शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? सिरिसा बांदला। ये सिरिसा बांदला जो है ना, यह अमेरिका की महिला है, भारत की नहीं है। इसको समझना है अपने को, ये भारतीय मूल की है, यानी कि भारत में पैदा हुई थी, जैसे कि कल्पना चावला थी, उसी तरह से सिरिसा बांदला है। ये लोग अमेरिका के हैं लेकिन यह भारतीय मूल है। अमेरिका वाले लोग इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे लेकिन हम लोग पूछ लेते हैं। ऑल राइट, हम लोगों को कर लेना चाहिए इसको। क्वेश्चन नंबर 82 जो है, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? सुमित मलिक है। और ये सिरसा बांदला जो है, जो वर्जिन एयरलाइंस है उसी के साथ ये गई थी। क्वेश्चन नंबर 83 भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन वाले इसको काफ़ी अच्छे से डाल लें दिमाग में कि एंड टू एंड ई कैबिनेट सिस्टम हिमाचल प्रदेश में ही लॉन्च हुआ है। क्वेश्चन नंबर 84 निम्न में से कोस्टारिका की राजधानी सान जोस हो जाएगा। दिल्ली की राजधानी दिल्ली नहीं होता है, नई दिल्ली जो है ना वो भारत की राजधानी है। भारत की राजधानी दिल्ली नहीं है, नई दिल्ली है। बीजिंग चाइना, ढाका बांग्लादेश की राजधानी। स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को, तो विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल सुपेस भारत के किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट था, 5। मैप में भी आप देख सकते हैं, ऊपर में उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, 5। क्वेश्चन नंबर 88 इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क में अभी 8 कंट्री हैं। ऊपर से हम लोग काउंट करते हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया 3 नंबर हो गए, 4 नंबर नेपाल, 5 नंबर भूटान, 6 नंबर बांग्लादेश, 7 नंबर श्रीलंका और 8 नंबर मालदीव। तो ये 8 जो हैं सार्क के कंट्री हैं, म्यांमार नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा है मलयालम और इंग्लिश भी है, लेकिन सही ऑप्शन इसका मलयालम होगा। उसी तरह से हमें याद कर लेना होगा कि अंडमान निकोबार की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है, लेकिन यहाँ पर बंगाली भी उतनी ही मात्रा में बोली जाती है जितनी कि हिंदी बोली जाती है, लेकिन आधिकारिक भाषा अंडमान निकोबार आइलैंड की हिंदी है। क्वेश्चन नंबर 90 भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? 552। इसमें कोई डाउट नहीं है, 550 नहीं करेंगे क्योंकि जो एंग्लो इंडियन के जो 2 सीट थी वो 104 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हटा दी गई हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि 550 हो जाएंगे। भाषा पढ़िए क्वेश्चन का कि भारत के संविधान के अनुसार, भाई भारत का तो संविधान 1950 से ना लागू है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, और फिर जो हमने अमेंडमेंट किया तो हमने 552 रखा है। तो इसका सही आंसर मेरे ख्याल से 552 ही करना चाहिए कंसीडर UPSSC को भी। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, काफ़ी इम्पोर्टेंट डे है ये।
क्वेश्चन नंबर 92, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? हो जाएंगे ये रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है 1913 में गीतांजलि के लिए इन्हें मिला था नोबेल प्राइज। सीबी रमन को भी मिला है, मदर टेरेसा को भी नोबेल प्राइज़ मिला है, लेकिन राजीव गांधी को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला है। क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं हैं? औरंगाबाद, और ये जो औरंगाबाद है महाराष्ट्र में है। यह औरंगाबाद बिहार का नहीं, बिहार में भी एक जिला है औरंगाबाद, वो जिला नहीं, ये जो जिला है जहाँ पे औरंगाबाद में ही बीबी का मकबरा है, औरंगजेब की जो वाइफ थी। तो अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो औरंगाबाद में हैं, और अजंता और एलोरा दो अलग अलग साइट हैं और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अपनी है। क्वेश्चन नंबर 94, ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? केरल। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? बुध, मरकरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 से 100 जो है पढ़ना है गद्यांश। धरातल से युद्ध की विभिन्नताओं को सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। जब पढ़ेंगे तो हम लोग इसको देख लेते हैं कि किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिमय युग के प्रमुख तत्व हैं शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नितांत शब्द का मतलब होता है भली भांति, मतलब कि देखिए जैसे यहाँ पर कहा गया है, उन्होंने इन सिद्धांतों का परीक्षण भी किया और वे नितांत सफल सिद्ध हुए। दैट मीन्स नितांत का मतलब हुआ भली भांति सफल भी हुए, हम यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा नितांत के जगह पर। विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य के लिए, जैसे जबकि वहाँ पूर्ण शांति और सुख रहा हो तथा उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य किए जाते हों। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 98 का। 99 में विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है अहिंसा और प्रेम। और क्वेश्चन नंबर 100 जो है, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है अहिंसा द्वारा। जैसे यहाँ पे साफ लिखा है ना इस सेंटेंस में, कहाँ गया, हाँ, अहिंसा के द्वारा, यानी कि गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही, कि कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, ऑप्शन ए अहिंसा के द्वारा। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चंस पेपर काफ़ी बेनिफिट करे। देखिए जो भी अगले एग्ज़ाम को दे रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए काफ़ी बेनिफिट है, क्योंकि आगामी जो उत्तर प्रदेश जो पब्लिक सर्विस कमीशन होने वाली 24 अक्टूबर को, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। 100 के 100 क्वेश्चन इसके आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में इसी पैटर्न पर वो पूछेंगे। वो मैथ्स वाले, रीजनिंग वाले क्वेश्चन वो पेपर 2 में आ जाएंगे, और ये जो करेंट और जनरल स्टडी वाले पेपर हैं वो पेपर 1 में आ जाएंगे वहाँ पे। सो थैंक्स एंड टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में।